अरे दीदी, आप ये हाथ में मेरी और अपनी नई ड्रेस लिए क्यों खड़ी हुई हो? वृंदा, ये? अरे हाँ, मैं बताती हूँ ना। वो आज ना मेरी फ्रेंड है ना मीनल, उसका बर्थडे है, तो उसने तुझे और मुझे, हम दोनों को ही पार्टी में इनवाइट किया है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं तेरी ड्रेस को पहन जाऊं और तू मेरी पहन लेना। ठीक है दीदी, आप पहन लो। वैसे भी दोनों ने एक एक बार तो अपनी ड्रेस पहन ली है, अब अदला बदली करके पहन लेंगे तो सभी को लगेगा हमने नए कपड़े बनाए हैं। सही कहा, यही तो बहन होने का फायदा है, एक दूसरे के कपड़े पहन सकते हैं और साथ ही एक दूसरे के पर्सनल फोटोग्राफर भी होते हैं। दीपिका और वृंदा दोनों ऐसे ही बातें करने लगीं। फिर वो दोनों एक दूसरे की ड्रेसेस पहनकर पार्टी में जाने को रेडी हो गईं। वृंदा और दीपिका दोनों बहनें थीं। दोनों ही बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था और वो दोनों घर में बिल्कुल पक्की सहेलियों की तरह रहती थीं। पार्टी में जाकर भी वो दोनों साथ साथ रहीं। साथ साथ ही उन्होंने खाया पिया और फिर साथ ही वो दोनों घर लौट आई। ऐसे ही काफी समय तक सिलसिला चला और अब दोनों ही बहनों की शादी हो चुकी थी। किस्मत से दोनों बहनों को अड़ोस पड़ोस में ही ससुराल मिला, लेकिन दीपिका का ससुराल अमीर था और वृंदा का ससुराल गरीब था। अब दोनों ही बहनों की शादी हुए एक हफ्ता बीत चुका था। माँ जी, मैं बाहर बैठकर कपड़े साफ कर रही हूँ, अभी दोपहर होने में वक्त है, तो फिर इसके बाद खाना बना दूंगी। ठीक है बहू, देख सर्फ वहीं अलमारी में रखा हुआ है, वहां से लेकर कपड़े धो लेना। दुर्गा की बात सुनकर वृंदा सिर्फ अलमारी से उठाकर बाहर कपड़े धोने को आ गई। अभी वो बाहर गर्मी में कपड़े धो ही रही थी कि तभी उसे अपनी खिड़की से दीपिका ने झांक कर देखा। ये क्या वृंदा, यहाँ बाहर बैठकर कपड़े धो रही हो? बेचारी, वैसे सही कहते हैं लोग, जो जिस चीज के काबिल होता है उसे वही मिलता है। अब मैं तो शुरू से ही राजकुमारी की तरह थी, तो मुझे ये राजमहल जैसा ही घर मिला और मेरी बहन को मिला ये गरीब घर। दीपिका को खुद की शादी अमीर घर में होने की वजह से घमंड हो गया था। वो खुद से ऐसे ही बोलते हुए घर में अंदर चली गई। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें बाजार में मिली। दीदी, अरे दीदी, आपको कितने वक्त बाद देखा। कहने को हमारी शादी आस पड़ोस में ही हुई है, लेकिन शादी के बाद से आपकी झलक भी अभी ही देखने को मिली। और सुनाओ, सब कुछ कैसा चल रहा है? अच्छा ही है, मेरे घर में सारी चीजें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हैं, वहाँ बहुत बड़ा एसी है, बस सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अरे वृंदा, ये तू कहाँ से सब्जी लाई है? ये तो खुली हुई सब्जी, आलू भी कितने डर्टी हैं। ये देख वृंदा, मैं तो हमेशा अब मॉल से ही सब्जी लेती हूँ, पैकिंग वाली फ्रेश वेजीज मिल जाती हैं। वो तो सही है दीदी, लेकिन हम गरीब कहाँ ही ये मॉल की महंगी सब्जी खरीद पाएंगे, और शादी से पहले तो आप भी ये खुली हुई सब्जियां ही खाती थी ना। हाँ, तो वो शादी से पहले की बात थी। खैर, तूने सही कहा वृंदा, तेरी औकात नहीं है जो तू ये पैकिंग वाली सब्जी खाए। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर बहुत काम है। दीपिका ऐसे ही वृंदा को चिढ़ाने लगी और फिर वो उसके पास से आ गई। लेकिन वृंदा को दीपिका की ये सब बातें फील हो रही थी, जिसकी वजह से उसके जाने के बाद वो बोली, सासू माँ, दीदी तो पहले बहुत अच्छी थी, हर चीज मुझसे बांटती थी और मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन आज दीदी से बात करके ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी गैर से बोल रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे अपनी बहन की बात को दिल पर मत ले। ये पैसा जितने काम की चीज है ना, उतनी ही बुरी भी है। ये रिश्तों में दरार डाल देता है, ये रिश्तों को भी खोखला कर देता है। लेकिन तू ये मत सोचना कि तेरी बहन तुझसे दूर हो गई। कभी कभी फौरी तौर पर भी बहन भाइयों के रिश्ते में दरार आ जाती है। दुर्गा ने ऐसे ही वृंदा को समझा दिया, जिसके बाद दोनों बहू सास घर आ गई। कुछ समय तक इसी तरह से सिलसिला चला और अब दोनों ही बहनें गर्भवती हो चुकी थी। आज तो सारी सफाई और रोटी हांडिया माँ जी ने अकेले ही की है। एक काम करती हूँ, मैं इन बर्तनों को सुलटा देती हूँ तो माँ जी का काम आसान हो जाएगा। वृंदा ऐसे बोलकर बर्तन धोने को बैठी ही थी कि तभी उसके पास दुर्गा आ गई। वृंदा, वृंदा बेटा, क्या कर रही है? माँ जी, बर्तन साफ कर रही हूँ। बर्तन किस लिए? मैंने तुझसे मना किया था ना कि बर्तन बर्तन में अब तू मत अड़ना। मेरी बच्ची तो प्रेग्नेंट है, मैं तुझे इस गर्मी में कोई दूसरे काम तो नहीं दे सकती हूँ, तो क्या मैं तेरे कामों को भी ना निपटाऊं? माँ जी, हम भी ना। चल जल्दी से हट, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। दुर्गा ऐसे बोलकर बर्तन साफ करने को बैठ गई और उसने सारे बर्तन को धो दिया। दुर्गा प्रेगनेंसी में वृंदा का इसी तरह से ख्याल रख रही थी और वो उससे कोई भी काम भी नहीं करवाती थी और सारे काम खुद ही कर लेती थी। एक तरफ वृंदा की प्रेगनेंसी कुछ इस तरह से बीत रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, इस घर में तो मेरा किसी को ख्याल ही नहीं रहता। आज भी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। माँ जी को भी ये याद नहीं रहता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब नीचे जाकर खुद ही अपने लिए कुछ खाने को देखती हूँ। दीपिका थकते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। नीचे आकर अपनी नौकरानी पर गुस्सा करने लगी। तुम्हें यहाँ इधर से उधर घूमने के पैसे मिलते हैं? अरे कम से कम मुझे वक्त से खाने को ही लाकर देती रहा करो।
अरे मालकिन, गलती हो गई। वो बड़ी मालकिन ने कुछ भी कमरे में लेकर जाने को नहीं कहा था, तो मैं भी कुछ लेकर नहीं आई। दीपिका मेरी बच्ची, आई एम सो सॉरी। मैं तेरे नाश्ते को बिल्कुल भूल ही गई थी। आजा, मैं तुझे अपने हाथों से नाश्ता खिलाती हूँ। सुषमा को दीपिका का ज्यादा ख्याल नहीं था, या कह सकते हैं कि वो अपने पैसे वाली जिंदगी में इतनी बिजी थी कि उसे दीपिका के लिए वक्त नहीं मिल पाता था। दीपिका के पास पैसे का तो बहुत सपोर्ट था, लेकिन अपनों का सपोर्ट उसके पास नहीं था। ऐसे ही समय थोड़ा और बीता। बढ़ते वक्त के साथ गर्मी और दोनों बहनों की प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ते जा रहे थे। और आज के दिन, हे भगवान जी, माँ जी आज की गर्मी तो मार ही दे रही है। मैं तुझे इतनी देर से बैठी हुई हवा कर रही हूँ, अभी तो तेरी गर्मी शांत नहीं हुई है बहू। नहीं माँ जी, चल तो आ, मैं तुझे थोड़ी देर को टहलाने ले चलती हूँ। गांव के ठंडे ठंडे खेतों में चलेंगे और साथ में तुझे नदी पर भी ले चलूंगी। वहां की ठंडी हवाएं खाकर तेरी गर्मी हल्की हो जाएगी। दुर्गा ऐसे बोलकर वृंदा को अपने साथ टहलाने ले आई। दोनों सास बहू ने एक लंबी सैर की, साथ ही वो खेतों में भी घूमी। और इस सब के बाद दुर्गा वृंदा को लेकर नदी किनारे आ गई, जहां वृंदा ने नदी के पानी से टकराती हुई ठंडी हवा खाई। माँ जी, यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है, ये ठंडी ठंडी पानी से टकराती हुई हवा। हम लोग रोज ऐसे ही टहलने निकला करेंगे। वृंदा ऐसे ही हवा खाते हुए खुश होने लगी और कुछ देर के बाद वो घर को लौट आई। ऐसे ही कुछ समय और बीता और अब दोनों ही बहनें अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कदम रख चुकी थी। 9वां महीना लगते ही दुर्गा ने वृंदा की गोद भराई की रस्म रख दी। वृंदा बेटा देख, मैं अमीर तो नहीं हूँ, इसलिए बस जितना मुझसे होगा मैं उतना करूंगी। तू समझ तो रही है ना, मैंने पड़ोस से कुछ औरतों और तेरी बहन को गोद भराई में बुला लिया है। माँ जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गा वृंदा से ऐसे बोलकर गोद भराई की तैयारी शुरू की। उसने घर वगैरह तो नहीं सजाया, लेकिन घर में ही सभी के लिए खाना बनाया। कुछ देर बाद सारे मेहमान भी आ गए और हे भगवान, दुर्गा जी आपके घर में तो बड़ी गर्मी है। मैं तो जल्दी से खाना खाकर बस घर को लौट जाऊंगी। घर में कोई पंखा वगैरह नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से सभी मेहमान बस जल्दी जल्दी खाना खाकर जाने लगे। कुछ देर बाद दीपिका ने भी खाना खा लिया और खाना ठीक था वृंदा। वैसे वृंदा जब खिलाने के लिए ठीक से इंतजाम नहीं था तो गोद भराई करती ही नहीं। यहाँ तो 1 मिनट को भी रुकना भारी है। मैं चलती हूँ। दीपिका वृंदा को अभी भी चढ़ाती हुई ही गई, लेकिन वृंदा चिढ़ी नहीं। कुछ दिनों बाद दीपिका की सास ने दीपिका की गोद भराई की रस्म रखी, जहां उसने वृंदा और उसकी सास को भी बुलाया। दीपिका की गोद भराई एक महंगे होटल में रखी गई थी, जहां पर एक बड़ा सा एसी था। अभी सब ठीक ही चल रहा था कि अचानक से एसी चलता चलता बंद हो गया और लोगों को घुमस होने लगी। अरे भैया, ये एसी किसने बंद किया है? मारना चाहते हो क्या? वाह भाई वाह, इतने अमीर लोग और एसी खराब दावत। सभी मेहमान ऐसे ही बातें बताने लगे, जिसकी वजह से दीपिका को अपनी सास पर गुस्सा आ गया और वो उस पर अपना गुस्सा निकालने लगी। आपसे कोई भी काम ठीक से करना नहीं, आपको कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता है माँ जी। जगह भी बुक की तो इतनी ज्यादा बुरी जहाँ एसी खराब है। अरे आप तो चाहती थी कि ये दिन भी बिगड़ जाए। दीपिका ऐसे ही अपनी सास को सुनाने लगी कि तभी पीछे से वहां वृंदा अपनी सास के साथ आ गई और दीपिका से बोली, दीदी आपको अपनी सासू माँ से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एक तो उन्होंने आपके लिए इतने अच्छे से इंतजाम किया, अब अगर एसी बीच में खुद से ही रुक गया तो इसमें इनकी क्या गलती है? वृंदा ऐसे ही दीपिका को समझाने लगी, लेकिन दीपिका उससे अकड़ कर बोली, तुम चुप रहो, चुप कर। तुझसे ज्यादा अच्छी तो तेरी बहन है। मुझसे ही गलती हो गई जो मैं तुझे बहू बना लाई। तुझे जितना देते रहो तुझे कम लगता है और तेरी बहन कम में भी खुश है। सुषमा ऐसे ही दीपिका को सुनाने लगी, जिसकी वजह से दीपिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसकी नजरें शर्म से झुक चुकी थीं। आज के बाद से फिर कभी अब दीपिका ने वृंदा और अपनी सास से शिकायत नहीं रखी और अब वो सुधर चुकी थी। पार्वती अपने बेटे मोहित की शादी पूजा से करवा के उसे बहू बनाकर ले आती है। पूजा बहू, इस कलर के चावल को दायां पैर लगाकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। जी माँ जी। तभी शिखा निशा दोनों नंद फूल बरसाती हैं। आ जाइए प्यारी भाभी, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। हे राम, पैरों की हालत तो पापड़ जैसी अकड़ गई है। शादी की अच्छी खासी तखान चढ़ गई। चलो भाई, सब लोग आराम कर लो। फिर सास ससुर, दादिया सास, दोनों नंद देवर सब आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह पूजा नहा धोकर रसोई में हाजिर होती है। अभी तो मेरे ससुराल वाले घोड़े बेचकर सो रहे हैं। सबके उठने से पहले रसोई का खाना बनाकर परोस दूंगी। आलू दम, पूरी, मटर पुलाव और गुलाब जामुन, रस मलाई बना लेती हूँ। तभी पूजा स्लैब पर 3-4 मिट्टी की मटकी रखी देखती है। अरे ये मेरे मॉडर्न ससुराल के किचन में हड़प्पा सभ्यता के जमाने की मटकी क्यों रखी हुई है? देखती हूँ।
अरे ये इतनी सारी दही किस लिए जमा रखी है? ऐसा करती हूँ कड़ी पकौड़ा, चावल और थोड़ा चपाती बना लेती हूँ। पूजा पूरी एक हांडी की दही इस्तेमाल करके कड़ी चावल बनाती है। कुछ देर बाद भैंस की आंख पूरा किचन छान मारा, मिला मगर आटे का कनस्तर कहीं नहीं। बस जहाँ नजर दौड़ाओ दही के हांडे पड़े हैं। तभी रसोई में पार्वती छींक मारते हुए आ जाती है। अच्छू, पता नहीं किसने तेजी मिर्ची का तड़का मारा है खाने में, हमारे घर तक छांक फैल गया। वो माँ जी, मैंने ही कढ़ी में तड़का लगाया है, गर्मा गर्म कढ़ी चावल बनाया है। कड़ी चावल बना देखकर पार्वती माथा पीट लेती है। मतलब कि तूने एक मटके की जमाई दही बर्बाद कर दिया बहू। अरे कितनी मेहनत से मैंने चूल्हे पर दूध उबाल कर दही जमाई थी। अब दोनों कान खोल कर सुन ले, हमारे घर में सभी लोग दही चावल खाते हैं। अब ले चल बाकी दही। जी माँ जी। पूजा गुस्से में कद्दू जैसा मुंह लटकाकर सबको दही चावल परोसती है। लो भाई, आ गई हमारी मनपसंद दही चावल, चलो खाते हैं। देखते देखते पूरा भुक्कड़ ससुराल हाथ से सान कर दही चावल खाने पर टूट पड़ते हैं। दही चावल खाकर पेट में थोड़ी ठंडक आई है, वरना कल तो शादी में इतना तेज तेल मसाला वाला खाना था कि पेट के अंदर गर्मी फूक रही थी। ले नहीं दुल्हन, अपनी दादी सास के हाथ से दही चावल खा। मुझे तो घिन चढ़ रही है। देखो तो जरा मेरे हप्सी ससुराल वाले कितने चटोरे की तरह दही चावल खा रहे हैं। दादी जी आप खाइए, मैं बाद में खाऊंगी। दादी माँ, लगता है नई भाभी को हाथ से खाना हजम नहीं है, चम्मच से खाएंगी। भाभी मेरी प्लेट में थोड़ा और दही चावल डालना। शिखा, चावल तो खत्म हो गए। चावल खत्म होने के नाम से ससुराल वाले नौटंकी चालू कर देते हैं। हाय हाय, नहीं बहू, तुझे खाना बनाने का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। रखा चिड़िया के चुगने लायक चावल बनाए थे तूने। हमारे घर में एक टाइम में भर कर 3 पतीले चावल लगते हैं, तब जाकर दही चावल पूरा पड़ता है। क्या? 3 पतीले? भैंस की आंख, ये मेरे ससुराल वाले तो बड़े भूखे नंगे हैं। सबकी खुराक तो कितनी तगड़ी है। अरे बहू, अब जाकर चावल भी चढ़ा दे, या यहीं दही की तरह जमी रहेगी। जी माँ जी। थके मिजाज से पूजा बौखला की रसोई में आकर चावल चढ़ा देती है। हे भगवान, सही भसूड़ी है। मैंने कितने प्यार से इतनी चटपटी कढ़ी बनाई थी, किसी ने छुआ, सबकी चटोरी जीभ तो दही चावल खाने पर लगी है। सही में कुत्तों को घी हजम नहीं होता। पूरे परिवार को बनाते खिलाते ढेरों बर्तन धोते दोपहर हो जाती है। हाय रे, इस किचन में सुबह से काम करके मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। आराम कर लेती हूँ। जैसे बेचारी किचन से निकलती है, छोटी नंद निशा आ जाती है। भाभी, मैं आपके पास ही आ रही थी। ये लो पैसे, माँ ने कहा है मदर डेयरी से जाकर 10 किलो दूध लाकर उसकी दही जमा देना, ताकि रात में सब लोग दही चावल खा सके। दोबारा से दही चावल का नाम सुनकर बेचारी पूजा के दिमाग का दही बन जाता है। क्या रात में भी सब लोग दही चावल खाएंगे? मैंने तो सोचा था शाही पनीर और पूरी बनाऊंगी। भाभी, फिर तो आप ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो और दही चावल खाने की आदत डाल लो, क्योंकि हमारे यहाँ रोज रोज दही चावल खाते हैं। इसकी आंख, अब तो मेरा बेजा फ्राई हो रहा है। चल पूजा, दौड़ जा मदर डेयरी। बेचारी कड़ी धूप में दूध की डोलची लेकर डोलते डोलते डेयरी से दूध खरीद कर घर लाती है। तभी दादी सास बोलती है, अरे ले आई दूध बहू, अब लगे हाथ चूल्हे पर गरम करके दही जमा दे। 4-5 घंटे में जम जाएगा बढ़िया दही। पसीने से भरी पूजा गुस्से से लाल पीली दांत पीस लेती है। हे भगवान, इस दतिया सास को ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैं धूप में सूखकर पापड़ हो गई हूँ। अब दही जमाऊं, मेरे तो जैसे खटाल खोल रखा है। फिर किलसे मिजाज में बेचारी मटकियों में घंटे तक दूध उबाल कर दही जमाती है। रात में, अरे बहू, जल्दी से दही चावल परोस दे। सुबह का खाया पिया पच गया है। भूख के मारे पेट में मूषक महाराज कबड्डी खेल रहे हैं। जी जी ससुर जी, बस चावल होने वाला है। गुस्सा तो मुझे इतना तेज आ रहा है ना कि इन लोगों को चूल्हे पर सेक दूं, ताकि इनके बम का दम निकल जाए। एक बार में 3 पतीले चावल बनाने में पूजा का ध्यान भटक जाता है, जिससे एक पतीले का चावल गीला हो जाता है। गई भैंस पानी में, इस चावल का तो भरता निकल गया। आज तो तू गई पूजा, फटाफट से दूसरे पतीले में चावल चढ़ा देती हूँ। तभी खाने की मेज से आवाज आती है, अरे पोता बहू, चावल बना रही है ये बीरबल की खिचड़ी, ली आ दही चावल जल्दी। डर डर कर पूजा दही चावल परोसती है। तभी नंद बात का बवाल मचाते हुए, ही भगवान, भाभी आपने तो ये महंगे बासमती चावल का कीमा बना दिया। दही के साथ खिले खिले साबुत चावल खाने में स्वाद आता है। कोई कुछ बोले चाहे ना बोले, ये नासपीटी राई का पहाड़ जरूर बनाती है।
अब शिखा दीदी एक अकेली बहू क्या क्या देखेगी? उतनी सारी दही जमाना, रसोई के काम निपटाना, चावल बनाना खिलवाड़ है क्या? बहू की सफाई देने पर पार्वती उसे जोर से डपट देती है। अरे तो इसमें इतना पहाड़ तोड़ने वाली तो बात नहीं है बहू, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, चल दही डाल। डांट खाकर पूजा दिल ही दिल में घटने लगती है। जहां रोजाना दही चावल खाने के शौकीन ससुराल वाले तो बड़े मजे से दिन रात दही चावल का चटकारा लगा रहे थे, जिससे धीरे धीरे उन्हें गैस और कब्ज की समस्या होने लगती है। वहीं डेली के दही चावल खाकर पूजा पक चुकी थी। हे भगवान, जाने क्यों पेट भारी सा है, कलेजे में जलन मच रही है। कर दही चावल चरने का नतीजा तो निकलेगा ही ना। अरे बहू तूने कुछ बोला क्या? नहीं तो दादी माँ मैं क्या कहूंगी? अच्छा मेरे ही कान बज रहे होंगे, जरा मुझे चूरन दे दे, खा लूं। वैसे आज आप सब लोग खाने में क्या खाएंगे? वैसे दादी माँ आपका पेट गड़बड़ है तो सब्जी रोटी बना दूं? अरे नहीं बहू, मुझको तेल मसाला नहीं पचता, तू दही चावल ही बना दे, वो हल्का रहेगा। बेचारी इस बार भी बहू की कुछ अलग खाने की दाल नहीं गलती। गुस्से में पैर पटकते हुए वो रसोई में आती है। मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है, इन अपसी लोगों का पेट है या कुनबा। रोज रोज दही चावल खाकर पकते नहीं है, दही चावल खा खाकर मेरी जुबान से स्वाद चला गया है। कुड़कुड़ाते हुए पूजा दही चावल सबको परोस देती है। दही ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से बिल्कुल खट्टा हो चुका था। हाय तौबा तौबा, अरे ये दही है या आम का अचार, कितनी खट्टी है। अरे बहू, दही जमाते वक्त तूने कितना जोरन डाला था? हाँ दादी माँ, भाभी को तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, बस बात बात पर मुंह फुलाना आता है। इतने ताने सुनने के बाद पूजा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो एक लाइन से सबको सुना डालती है। हद है, मतलब दही खट्टी पड़ गई तो उसमें भी मेरा दोष है, और खासकर तुम मेरी नास पीटी नंद नाक में दम करके रख दिया है। अरे जानवर भी बदल बदल कर चारा खाते हैं, मगर आप लोगों की जुबान तो दही चावल पर ही अटक गई है। मैं चली मायके, मुझे माफ कीजिए आप सब। पूजा की घर छोड़कर चले जाने की धमकी सुनकर ससुराल वालों का हाल भीगी बिल्ली की तरह बन जाता है। अब रसोई की बागडोर पूरी तरह से बहू के हाथ में कर देते हैं, जिसके साथ ससुराल की रोज रोज की दही चावल बनाने खाने का दी एंड हो जाता है।